स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पॉइंट में। देखिए मैंने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से आज प्रतिबिंब को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब को लिख कर रखा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। तो चलिए हम प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसको समझते हैं। यहाँ लिखा है प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब को समझ लिए। प्रतिबिंब के दो भाग हैं, है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए दोनों को भी समझ लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार जो कितने हैं, वो दो हैं। इसके दो भाग हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और एक है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक दूसरा जो है वो है आभासी, उसी को वो लिखते हैं काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए दोनों को बारी बारी से यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। तो अब आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, यहाँ लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में रियल में मिलती है, उसे वास्तविक, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ लिखेंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, और ये आभासी प्रतिबिंब देखिए, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ये सीधा होता है, सीधा होता है। किसकी अपेक्षा, तो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो चलिए इसको समझ लिए। चलिए अब इसके आगे जानते हैं कि समतल दर्पण यानी कि दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण के कितने भाग हैं, दर्पण के 3 भाग हैं। एक तो दर्पण को 2 भागों में बांटते हैं पहले, तो एक तो समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो सबके बारे में विशेषता जानकारी सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। समतल दर्पण की विशेषता जानते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषता को जानते। तो आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 भाग थे यहाँ पर, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, यानी कि बाहर की ओर निकला हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, उसे क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए हम देखेंगे इसकी गोलीय दर्पण की बनावट क्या है, कैसी रहती है, कैसी आकृति होती है। और तो सबसे पहले जाने कि समतल दर्पण की आकृति कैसी होती है। तो जैसे हम ये लाइन सीधे सीधे लाइन, ये कांच है ये, ठीक है, और इसको हम कर दिए रजतित, एक कर दिए रजतित, ये हो गया समतल दर्पण। ये सीधा सीधा कांच है, उसको कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, क्या चीज इसमें रंगा जाता है, क्या लगाया जाता है, AgNO3 लगा दिया जाता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से रंग कर दिया जाता है। तो ये हो गया समतल दर्पण।
चलिए हम गोलीय दर्पण की बनावट को देखें, तो गोलीय दर्पण को देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दर्पण को देखते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि अंदर से ये क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, जब ये गोलीय दर्पण है, गोला है, ठीक है, जब इसको हम अंदर से इस तरह से दो भागों में काट देते हैं तो दो भागों में बढ़ जाता है, बीच से काटते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। जब हम इसमें अंदर से इसको रचित कर दिया गया कर देते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो है ना इतना भाग क्या होता है, ये उत्तल दर्पण हो जाता है। उत्तल दर्पण यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो उभरा होता है, अंदर की ओर बाहर की ओर उभरा होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि ये जो है, ये वाला ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये ऐसे ये क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है, जिसपे परावर्तक है, परावर्तक सतह है जिस पर फेस दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से अगर हम इसको बाहर से रचित कर दें, इस तरह से रचित कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अंदर से ये जो होगा परावर्तक सतह है, ये वाला अंदर से जो फेस इधर दिखेगा, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए हम इसके उदाहरण के तौर पर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना देंगे और इसमें क्या करेंगे, इस तरह से रचित करके ये जो होगा, ये होगा परावर्तक सतह, ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे बना देंगे उतना अवतल दर्पण के लिए, तो इस तरह से अवतल दर्पण, ये हो गया परावर्तक सतह जिसपे फेस दिखेगा, तो ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ लिख देंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो चलिए हम समतल दर्पण की विशेषताओं को जानते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, उसको समझेंगे बारी बारी से। तो समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताओं को जानेंगे। चलिए बारी बारी से इसको जानते हैं। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दर्पण बना रहे हैं, वो जो कि समतल दर्पण, यहाँ पर रचित कर दिए। तो रचित करने यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं, कहीं पर एक वस्तु का निर्माण, वस्तु रखते हैं। ठीक है, और वस्तुओं से क्या हो रहा है कि बहुत सारे किरणें निकल रही है, बहुत सारी किरणें, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, बहुत सारी किरणें इधर जा रही है, इधर जा रही है, मतलब बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। तो किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरणें हम यहाँ पर इधर से इसके ओर ले जाते हैं, यानी कि दर्पण की ओर ले जाते हैं। तो इस तरफ लंबवत पड़ रही है, इस पर देखिए, जब इस पर पड़ती है, जब सीधे सीधे लंबवत पड़ती है तो उसी दिशा में वापस हो जाती है, उसी दिशा में वापस हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि अब हमको क्या करेंगे, एक किरण और चाहिए, तो एक किरण चाहिए हमको, तो हम क्या करते हैं, एक इस तरह से गुजार लेते हैं, एक किरण इस तरह से गुजारते हैं। ठीक है, तो ये किरण का नाम क्या है, ये आपतित किरण है। और इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब आपतित किरण किसी दर्पण पे पड़ती है तो उसी दिशा में उतना ही एंगल से मुड़कर वो वापस चली जाती है, तो उतना ही दिशा में ये मुड़कर वापस चली जाती है, जो परावर्तित किरण होती है। और जिस बिंदु पर ये पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अभिलंब बनता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब बनता है। ठीक है, तो ये अब अभिलंब बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण तो कैसे होगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है ना, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर दो किरणों को क्या होगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद कराना होगा। तो प्रतिच्छेद तो होगा ही नहीं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो प्रतीत तो होगा ही नहीं, है ना, दो किरणें आपस में मिलेंगी नहीं। तो इसको कल्पना करके यहाँ पर हम कल्पना करके यहाँ पर इस तरह से कल्पना कर लेंगे कि ये इधर जा रही होगी। ठीक है, और इसको कल्पना करेंगे कि ये इधर आ रही होगी, इधर से जा रही होगी। तो दोनों क्या होगा, यहाँ पर जाके प्रतिच्छेद कर लेगा, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए हम प्रतिबिंब यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताओं को देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताओं को देखते हैं कि समतल दर्पण में विशेषता क्या है इसकी, कि वस्तु दूरी, जितनी वस्तु की दूरी है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु का आकार जितना होता है वैसा ही प्रतिबिंब का आकार होता है। तो इसको भी जानते हैं। अगला 6 नंबर देखिए कि समतल दर्पण में जो होता है ना, वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे
बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब आगे 7वां नंबर पॉइंट देखें तो समतल दर्पण में जो है ना, किसी वस्तु की जो रफ्तार होती है वो दुगुनी दिखाई पड़ती है। समतल दर्पण में वस्तु की रफ्तार दुगुनी दिखाई पड़ती है। समतल दर्पण में वस्तु की जो रफ्तार होती है वो दुगुनी दिखाई पड़ती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। समतल दर्पण में 8 नंबर देखें। समतल दर्पण में जो वस्तु की लंबाई होती है वो प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है। अब समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है ना, वो आवर्धन क्या होता है, वो +1 होता है। जब हम समतल दर्पण सीधी होती है, जब समतल दर्पण सीधी होती है, दोनों बराबर होती है, तो क्या होती है, आवर्धन क्या होते हैं समतल दर्पण के, वो प्लस से दिखाते हैं। आवर्धन +1 होता है, यानी कि m जो होता है वो +1 होता है। ठीक, तो यहां तक हम जान लिए। इससे आगे हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषताओं को, उसके रचनाओं को अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।